हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सतीन फ्रॉम ACC। आज जो चर्चा करने वाले हैं वो है MBA के बारे में कि किस तरीके से हम MBA की तैयारी करें। जैसा कि हर स्टूडेंट का एक सपना होता है कि वो MBA की तैयारी करे और अच्छा कॉलेज में एडमिशन ले। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं और कौन कौन से ऐसे एग्ज़ाम हैं जिनके माध्यम से आप जो है MBA का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि MBA क्या है। MBA एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके ज़रिए आप टॉप MNC कंपनी में एज अ मैनेजर्स या असिस्टेंट मैनेजर अपॉइंटमेंट होते हैं। अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से MBA करते हैं तो और भी आपको अच्छी पोस्ट मिलते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं, एक ऐसा एग्ज़ाम जो कि इंडिया में कंडक्ट होता है, उस एग्ज़ाम का नाम है मैट, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है? ये एक कॉमन एग्ज़ाम है जो कि कई MBA कॉलेज इसको एक्सेप्ट करते हैं और यूनिवर्सिटी भी इसको एक्सेप्ट करती हैं। ठीक है, कैट के बाद ये सेकंड एग्ज़ाम ऐसा है जो कि सभी कॉलेज एक्सेप्ट करते हैं। 91% आपके जितने भी इंडिया में कॉलेज हैं वो मैट को एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं कि मैट का पैटर्न क्या है और मैट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिलेबस क्या है और कॉलेज कौन कौन से हैं, और मैट की तैयारी करने से हमें क्या फ़ायदा होगा, और अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम को भी हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि मैट का क्या सिलेबस है। तो देखिए, मैट एक ऐसा एग्ज़ाम है, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि अगर आप इस एग्ज़ाम की एंट्रेंस की तैयारी करते हैं तो इस एग्ज़ाम से आप बहुत सारे एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। जैसे CMAT, ये भी एक एग्ज़ाम है जो कि कौन कराता है? अथॉरिटी, सेंट्रल। ये भी सेंट्रल एग्ज़ाम है आपका, और ये भी एक सेंट्रल एग्ज़ाम है। ये दोनों के दोनों कैसे हैं? सेंट्रल एग्ज़ाम है। लेकिन अगर आप मैट की तैयारी करते हैं, ये जितने भी एग्ज़ाम हैं जो कि मैट को फॉलो करते हैं वो सारे एग्ज़ाम आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि मैट में सिलेबस क्या क्या होता है, ठीक है, और कैसे हमें अप्रोच करना है उस सिलेबस को सॉल्व करने के लिए और पढ़ने के लिए, और कैसे ACC आपकी हेल्प कर सकता है ऐसे एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। ठीक है, जैसे कि मैंने 3 टाइम्स कैट क्वालिफाई किया है, मुझे एक अच्छा एक्सपोजर है और मैंने इंडस्ट्री में भी काम किया है। मैं जानता हूं कि इंडस्ट्री में किस चीज़ की डिमांड है। अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से MBA करते हैं तो वहां पे आपको एक लीड मिलती है, एक कम्युनिकेशन स्किल्स की, और प्लस वहां पे अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अच्छी MNC कंपनी में काम कर सकें, और एक्सपोजर भी मिलता है और नई नई चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं। इसलिए हमें MBA करना चाहिए। मैं तो सभी स्टूडेंट को रिकमेंड करना चाहूँगा, जो भी बच्चे BA, BCom, BTech, BSc जो भी कर रहे हैं, अगर वो अपने कैरियर में ग्रोथ पाना चाहते हैं तो उसके लिए MBA की तैयारी करें। ठीक है, हम आपकी हेल्प करेंगे कि किस तरीके से आप अच्छी परसेंटाइल से अच्छे स्कूल्स, मैनेजमेंट स्कूल्स में आप इजीली एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो है मैट के सिलेबस के बारे में। ठीक है, मैट में क्या सिलेबस है, कितने नंबर का है और कितने मार्क्स आने चाहिए कि आपको अच्छा कॉलेज मिल जाए। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपका आता है सिलेबस में, सिलेबस की अगर हम बात करें, इसमें पहला जो सिलेबस है आपका लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। कितने मार्क्स का आता है? ये 40 मार्क्स का आता है। क्या है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन? अगर लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन की मैं बात करूं, इसमें ज़्यादातर आपके RC के सवाल होते हैं, पैरा जंबल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, और आपका क्रिटिकल के भी सवाल आ जाते हैं। क्रिटिकल वोकैबलरी जो होते हैं आपके, जो कि बिजनेस वोकैबलरी यूज़ करते हैं, वो भी आपके आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट जो है इसी में स्टक होते हैं। क्यों स्टक होते हैं? क्योंकि
वो लैंग्वेज को कभी सीरियसली लेते ही नहीं, जबकि लैंग्वेज एक पार्ट है। अब देखिए यहाँ पे जो सिलेबस है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में, मैंने जैसे आपको बताया आरसी आ जाएगा आपका, पैरा जंबल आ जाएगा, ग्रामर आ जाएगा, आर्टिकल आ जाएगा, प्रीपोजिशन आ जाएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें आपकी आएंगी। ठीक है, ये पहला पार्ट है आपका लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। तो इस पे आपको बहुत अच्छी पकड़ बनानी है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। आप इसमें जितना स्कोर कर पाएंगे आपके लिए उतना ही वेल एंड गुड होगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए अब बात करते हैं दूसरे की, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, डेटा एनालिसिस एंड सफिशिएंसी। क्या है डेटा एनालिसिस, किस तरीके से सवाल आएंगे इसमें? देखिए डेटा एनालिसिस में मोस्टली जो ये एग्ज़ाम है, अथॉरिटी है, बॉडी है, वो ये चेक करना चाहती है कि क्या आप कोई भी डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। ये ग्राफ के फॉर्म में हो सकता है, पाई चार्ट के फॉर्म में हो सकता है, या नंबर्स की फॉर्म में हो सकता है, या फिगर्स के फॉर्म में हो सकता है, या फिर पैराग्राफ की भी फॉर्म में हो सकता है। आपको उसमें से इंपॉर्टेंट डेटा कलेक्ट करके, मान लीजिए कि किसी दो इंडस्ट्री का कंपैरिजन कर रहा है, उसमें से सवाल आ गए आपके, या फिर कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट से टाइप के क्वेश्चन आ गए कि इंडिया ने इतना एक्सपोर्ट किया 2019 में या 2020 में। ठीक है, तो उसमें भी आपका कंपैरिजन, इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। तो डेटा एनालिसिस होता है कि आप इसमें इंपॉर्टेंट डेटा, कुछ भी पूछ सकता है कि कितना रेवेन्यू हुआ कंपनी के बीच में, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ। ठीक है, और मैनी टाइप्स के सवाल जो है डेटा एनालिसिस में आ जाते हैं। और जबकि ये भी एक स्कोरिंग टॉपिक है, इसमें आपको जो है थोड़ी सी फंडामेंटल बेसिक मैथ्स आपको आनी चाहिए। अगर आपको फंडामेंटल बेसिक मैथ्स नहीं आती है तो आप डेटा एनालिसिस एंड सफिशिएंसी की क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हम बताएंगे आपको किस तरीके से, क्या ट्रिक है और कितने फास्ट मेथड से आप डेटा एनालिसिस एंड सफिशिएंसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ये भी आपका क्या आता है, 40 मार्क्स का आता है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अब जो थर्ड पार्ट है आपका, जो थर्ड दो पार्ट मैंने बताए, इसमें मैंने आपको क्या बताया, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड डेटा एनालिसिस एंड सफिशिएंसी। अब जो हम बात करने वाले हैं वो है मैथमेटिकल स्किल, मैथमेटिकल स्किल्स में इसमें आपके मैथ्स के सवाल पूछे जाते हैं, जो आपका सिलेबस रहता है 6 to 10 तक होता है, और थोड़ा बहुत जो है एडवांस भी हो जाता है, जिसमें आपका परमुटेशन, कॉम्बिनेशंस, सेट थ्योरीज, लॉग्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इस टाइप के भी सवाल इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, ये भी आपका क्या होता है, 40 मार्क्स का होता है। ठीक है, इसमें आपको जो फोकस करना है वो 6 to 10 तक की मैथ को आपको फोकस करना है। थोड़ा बहुत आपकी जो है 11th में जो थोड़ी सी बेसिक मैथ्स है, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, सेट थ्योरीज एंड प्रोबेबिलिटीज, ये इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ही आराम से पढ़ना है, बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्ड करके पढ़ना है, और अपनी एक्यूरेसी को भी मेंटेन करके चलना है। जितनी एक्यूरेसी आपकी मेंटेन होगी उतनी अच्छी आपकी परसेंटाइल आएगी। चलिए, फोर्थ पार्ट है इसमें आपका इंटेलिजेंस एंड क्रिटिकल रीजनिंग। ये भी आपका क्या आता है, 40 मार्क्स का आता है। ठीक है, इसमें ज़्यादातर रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं, और क्रिटिकल इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। आपको 4 इमेज दी गई है, ठीक है, उससे पूछिएगा कि नेक्स्ट इमेज क्या होगा। उसमें 4 ऑप्शन होंगे या 5 ऑप्शन हो सकते हैं, आपको उसमें से पिक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ब्लड रिलेशंस, आपका एनालॉजी, डायरेक्शंस, नंबर सीरीज के टाइप के सवाल आ जाते हैं, और आपका कई टाइप के सवाल आ जाते हैं, जिससे कि आपको सॉल्व करने में इजी हो। ठीक है, जो इसका पेपर रहता है वो आपका जो होता है इजी टू मॉडरेट होता है, ज़्यादा टफ नहीं होता इसका पेपर, आपका ज़्यादा टफ नहीं होता। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट भी पढ़ लेते हो
इन 4 सेक्शन में, और 5वां सेक्शन होता है जो कि कंपलसरी नहीं होता, इसके मार्क्स आपके ऐड नहीं होते, सिर्फ इस 4 सब्जेक्ट के ही मार्क्स आपके ऐड होते हैं और इसी से आपका स्कोर बनता है। ठीक है, लास्ट जो पार्ट है वो आपका है इंडियन एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट। यहां पे आपका जो है करंट अफेयर आ जाता है। ठीक है, इसमें आपका इकोनॉमिक्स आ जाता है और इंडिया में किस तरीके से आरबीआई ने नए रूल आए, ठीक है, किस तरीके से इन्फ्लेशन आया, कितना एक्सपोर्ट हुआ, कितना इंपोर्ट हुआ, ठीक है, जीडीपी क्या होता है, एनएनपीपी क्या होता है, इस टाइप के आपके सवाल आते हैं। ठीक है, और करंट अफेयर भी आ सकता है, हिस्ट्री से भी सवाल आ सकता है, ज्योग्राफी से भी सवाल आ जाता है। लेकिन ये मार्क्स आपके ये जो सब्जेक्ट है इसके मार्क्स काउंट नहीं होते। आप अटेम्प्ट करिए इसको और इसमें भी स्कोर कीजिए, लेकिन इसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। सिर्फ ये आपकी जनरल नॉलेज को टेस्ट करने के लिए ये सब्जेक्ट बनाया गया है, जिससे कि आपको ये भी पता हो कि क्या चल रहा है हमारे कंट्री में और आउटसाइड कंट्री में क्या चल रहा है, करंट अफेयर में क्या क्या नई चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या इवेंट हो रहे हैं, उस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ज़्यादातर जो सवाल होते हैं वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, आरबीआई ने क्या दिया, बैंक की क्या पॉलिसी है, बैंक का बेस रेट क्या है, बैंक रेट क्या है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये आपका सिलेबस था, ये आपका क्या था, सिलेबस था। ये आपका सिलेबस था। ये 5 आपके जो हैं टॉपिक हैं जिससे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। टॉपिक क्या, आप इसको सब्जेक्ट बोल सकते हो, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है वो आपका लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, मैथमेटिकल एनालिसिस एंड इंटेलिजेंस और डेटा एनालिसिस एंड सफिशिएंसी। जैसे अगर आप इन दोनों को भी कवर कर लेते हैं, मैथमेटिकल और इंटेलिजेंस को, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपकी मैथमेटिकल स्किल्स को चेक किया जाता है, प्लस आपकी एप्टीट्यूड स्किल को भी चेक किया जाता है कि आप किसी भी डेटा को कितनी जल्दी फास्ट एनालिसिस कर सकते हैं और कितनी एक्यूरेसी के साथ उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो मेन मोटिव होता है कि इस एग्जाम को हम क्रैक कैसे करें और किस तरीके से अच्छी परसेंटाइल लाए। देखिए, अगर मैं आपकी बात करूं, सबसे जो स्कोरिंग सेक्शन है आपका वो है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, देन रीजनिंग, देन डेटा सफिशिएंसी एंड देन मैथमेटिकल स्किल। देखिए, मैथमेटिकल स्किल्स की अगर मैं बात करूं, मैथ्स की बात करूं, तो उसमें कुछ सवाल जो है टफ दिए जाते हैं जिससे कि स्टूडेंट स्टक हो सके। तो प्लीज़ उसमें आपको नहीं फंसना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को सॉल्व करने हैं और सही सॉल्व करना है और अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करके चलना है। अब चलिए हम बात करते हैं कि कितने परसेंटाइल में हमें अच्छे स्कोर मिल जाते हैं। अगर मैं आगे बात करूं, अगर आपकी 90+ परसेंटाइल इस मैथ कोर्स में आ जाती है तो आपको ईजिली अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं। ठीक है, और अच्छे कॉलेज मिलेंगे तो आपका अच्छा प्लेसमेंट भी होगा। ठीक है, जो हमारा मेन मोटिव है। लेकिन ये तो बात थी सिलेबस की। ठीक है, अगर हम मैथ की तैयारी करेंगे तो और किस किस एग्जाम में हम अपेयर हो सकते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। तो पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, यही सिलेबस होगा आपका। और ज़्यादातर सिलेबस और भी एमबीए एग्जाम में लगभग सिमिलर होते हैं। हो सकता है कि किसी एग्जाम में डेटा एनालिसिस सफिशिएंसी ना पूछे, लेकिन ये लैंग्वेज आरसी, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस एंड जीएस ये कॉमन होता है। लेकिन कई एग्जाम में, जैसे आपका एमयू एमबीए एग्जाम है, बीएचयू एग्जाम है, आपका जामिया का एग्जाम है एमबीए का, उसमें जो है ये ना पूछकर ये 4 सेक्शन पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप मैथ की तैयारी करते हैं तो सारे के सारे सिलेबस को आप कवर कर सकते हैं। अदर एमबीए एग्जाम एंट्रेंस को भी आप क्लियर कर सकते हैं। तो ज़्यादातर जो है एमबीए एग्जाम मैथ को ही फॉलो करते हैं। अगर आप हायर लेवल पे जाएंगे तो कैट की बात होगी, जो कि टॉप मोस्ट रिस्पेक्टेबल कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, जैसे IIM अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता, IIM शिलोंग, IIM कोझिकोड, MDI गुड़गांव एंड मैनी और मोर्स, है ना। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो उसके लिए एक एग्जाम होता है जिसको हम जीमेट कहते हैं। वो जीमेट करके आप अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ टारगेट कर रहे हैं कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी या मैट के जैसे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मैट की तैयारी करिए। और मैट की तैयारी करने से आपको सारे एग्जाम में बेनिफिट होगा। सिलेबस कॉमन होता है। ठीक है, अगर आप मैट की आप तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका किसी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के से भी आप MBA कर सकते हैं, वहाँ का भी प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि मैट से कौन कौन से एग्ज़ाम निकाले जा सकते हैं अगर हम मैट की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ।
अब जो एग्जाम होंगे वो है आपका सी मैट, जो कि मैट को ही पैटर्न को फॉलो करता है, ठीक। जेट, नीमेट, स्नैप, AMU-MBA, GMI को आप बोल सकते हो जामिया का एग्ज़ाम, ठीक है। जामिया भी अपना एक अलग से एग्ज़ाम लेता है, ये कोई मैट के एग्ज़ाम से थ्रू नहीं लेता। मैंने जैसे आपको बताया सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुद अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करती हैं, जो कि पैटर्न, किस पैटर्न को फॉलो करती हैं, मैट के पैटर्न को फॉलो करती हैं। ज़्यादातर जो सिलेबस रहता है वो मैट जैसा ही होता है, लेकिन उसमें डेटा सफिशिएंसी एंड एनालिसिस जो है नहीं आता है, लेकिन कई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिए, अगर आप मैट को एग्ज़ाम को फॉलो करते हैं या मैट की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे एग्ज़ाम आप इजीली निकाल सकते हैं। चलिए, आपका जामिया हो गया, BHU एंड GNU, ठीक है। अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि अगर हम मैट की तैयारी कर सकते हैं तो इन एग्ज़ाम को हम कैसे टारगेट कर सकते हैं। चलिए वो समझते हैं। सबसे पहले हम देखिए, ये जो एग्ज़ाम है ये ऐसे एग्ज़ाम हैं जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुद कंडक्ट कराती हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम पैटर्न को जो फॉलो करते हैं वो मैट पैटर्न को फॉलो करते हैं। और ज़्यादातर आपके इन एग्ज़ामों में मैट के भी सवाल रिपीट हो जाते हैं। जैसे कि 2012, 2013 में जो सवाल मैट में मैथ और रीजनिंग में पूछे गए, हो सकता है हूबहू एज इट इज सवाल जो है इन एग्जामों में पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसमें कुछ नए सवाल ऐसे नहीं बनाए जाते हैं जिस तरीके से कैट में आपने देखा होगा या मैट में देखा होगा, जो एक बार सवाल रिपीट हो गया तो वो रिपीट नहीं होता है। लेकिन ये इन एग्जामों में सवाल आपके रिपीट भी हो जाते हैं एज इट इज। अगर मैं मैथ और रीजनिंग की बात करूँ या डेटा एनालिसिस की बात करूँ या आपकी GS की बात करूँ तो वो रिपीट भी हो जाते हैं, ठीक है। तो आप सवाल की प्रैक्टिस करते हैं तो हूबहू हो सकता है कि जो आपने RS अग्रवाल लिया है या फिर आपने AMU-MBA की बुक से तैयारी कर रहे हैं या किसी भी MBA या अरुण शर्मा की बुक से तैयारी कर रहे हैं मैथ्स के लिए, ठीक है। तो एग्ज़ाम में जैसा मेरा 7 ईयर का एक्सपीरियंस है, मैं लास्ट 7 ईयर से जो है पढ़ा रहा हूँ और 2 टाइम्स कैट क्वालिफाइड भी हूँ और मैट भी क्वालिफाइड हूँ, तो मैं जानता हूँ कि किस तरीके एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, क्या ट्रिक्स होते हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन एग्ज़ाम को निकालने के लिए, ठीक है। बेसिकली मेरा जो पार्ट है वो है मैथ्स में। आई एम अ प्रोफिशिएंसी इन अ मैथ्स एंड डेटा एनालिसिस। ये 2 टॉपिक को मैं कवर करता हूँ, 2 सब्जेक्ट को मैं कवर करता हूँ इसमें, क्योंकि मैंने खुद BTech कंप्यूटर साइंस किया है शारदा यूनिवर्सिटी से, उसके बाद मैंने MBA किया है। तो मैं जानता हूँ कि किस तरीके से MBA की तैयारी की जाती है और मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। और आपकी ACC कोचिंग, जो अलीगढ़ में ACC कोचिंग है, वो कैसे हेल्प कर सकती है, जो कि एक्सपर्टीज़ है MBA एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आप हमारे प्रीवियस रिजल्ट देखोगे तो काफ़ी बेहतरीन, हमने रैंक 1 भी MBA में दिया हुआ है, ठीक है। और भी हमने एंट्रेंस में हम डील करते हैं, जैसे आपका AMU जामिया, आपका BHU और मैट में तो हम डील करते ही करते हैं, ठीक है। ये आपका जो है मैट को ही पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो देखिए, अगर जो बच्चे AMU-MBA की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो मैट की तैयारी करते हैं तो ईजिली उनका एग्ज़ाम निकल सकता है। अगर जिनका टारगेट सिर्फ जामिया है तो जामिया के पेयर हो सकते हैं। अगर वो मैट को फॉलो करते हैं, BHU है, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, उसको भी टारगेट कर सकते हैं, और GNU, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जो अपना खुद एग्ज़ाम लेती हैं, लेकिन जो पैटर्न फॉलो करती हैं वो किसको फॉलो करती हैं, मैट को फॉलो करते हैं। जो मेरा जो टारगेट है कि मैं आपको मैट की तैयारी कराऊं प्लस AMU जामिया भी हम कवर करेंगे। ये सारे के सारे एग्ज़ाम हम कवर करेंगे, क्योंकि सिलेबस जो है लगभग 97% जो है सेम होता है। हो सकता है कि 2 to 3% जो है बेसिकली GS में है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर आप रीजनिंग की बात करें या लैंग्वेज की बात करें या फिर रीजनिंग की बात करें या मैथ्स की बात करें, लगभग सेम होता है अगर आप मैट की तैयारी करेंगे। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा मैट के लिए। अब देखिए, अगर मैं बात करूं प्लेसमेंट की, तो मैट के जो टॉप कॉलेज होते हैं वो ज़्यादा अच्छा प्लेसमेंट करते हैं इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुकाबले, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुकाबले। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से टॉप मैट कॉलेज हैं जो कि अच्छा प्लेसमेंट देखते हैं, ठीक है। वो लिख लेते हैं। पहला आपका जो कॉलेज है ISBM पुणे,
ये आपका इंडिया का टॉप रिस्पेक्टेबल एमबीए कॉलेज है। यहाँ से काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट होता है, आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिल सकता है अगर आपकी मैथ में अच्छी परसेंटाइल आती है। 90 प्लस अगर आप टारगेट करते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी हैं तो आप इजीली इस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूं तो 10 to 12 लाख एवरेज पैकेज चला जाता है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इस कॉलेज की फ़ीस की बात करूं तो फीस काफ़ी ज़्यादा होती है, 8 से 10 लाख रुपए फीस हो सकती है। लेकिन अगर आप 10 लाख रुपए खर्च भी करते हैं तो आपको जो है 10 to 12 लाख का पैकेज मिल भी जाता है। ठीक है, तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो लगभग मेरे हिसाब से अगर मैं होता तो इसमें ज़रूर एडमिशन लेता। ठीक है, क्योंकि इसमें एक तो एक्सपोजर अच्छा मिल रहा है, प्लस हमारी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, हमारा एक्सपोजर अच्छा हो जाएगा और हमारी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी और इंडस्ट्री से ओरिएंटेड हमें जो है काफ़ी नॉलेज भी मिलेगी, प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा। तो ये मेरे हिसाब से जो है बेस्ट कॉलेज होना चाहिए। आपको जो है सबसे पहले इसे ही चूज़ करना चाहिए। ठीक है, अगर आपका मैट में सिलेक्शंस होता है। दूसरा कॉलेज की अगर मैं बात करूं वो है जयपुरिया लखनऊ, आपने सुना होगा। ये भी आपका बेस्ट कॉलेज है। ये ज़्यादातर एग्ज़ाम, ये जो जयपुरिया कॉलेज है ये आपका कैट के भी थ्रू एडमिशन लेता है, मैट के भी थ्रू लेता है और जेट के थ्रू भी एडमिशन लेता है। अगर आप मैट का एग्जाम अपेयर हो सकते हैं तो जयपुरिया में आसानी से बात करो तो यहाँ पे भी आपका जो है 90 परसेंटाइल से ज़्यादा अगर आपका आता है तो आपका इजीली स्कोर हो जाता है। अगर मैं यहाँ की पैकेज की बात करूँ 8 से 10 लाख का एवरेज पैकेज आपको मिल जाता है। और आपकी अगर एवरेज फीस की बात की जाए तो 2 इयर्स की फीस क्या होगी यहाँ पे, वो भी लगभग 8 से 10 लाख हो सकती है, वेरी। अगर मैं देखिए जयपुरिया लखनऊ की बात करूं या जयपुरिया गाजियाबाद की बात करूं या और कहीं की बात करूं, इसके कई कॉलेज हैं लेकिन जो बेस्ट कॉलेज है वो जयपुरिया लखनऊ है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हैं। तीसरा आपका कॉलेज है NDIM मुंबई। ये भी आपका बेस्ट कॉलेज में से है मैट में। इसमें भी अच्छी खासी फीस है इसकी, 10 से 12 लाख रुपए फीस है। लेकिन इसका जो पैकेज है वो काफ़ी अच्छा है, 11 से 13 लाख जो है एवरेज पैकेज आपका चला जाता है। ठीक है, तो मैं भी आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। ये कुछ टॉप MBA कॉलेज हैं जिससे कि आप मैट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, जो कि अच्छा प्लेसमेंट कर देते हैं किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। अब ये अच्छा प्लेसमेंट क्यों देते हैं, क्योंकि इनके पास टॉप मैनेजमेंट की टीम है, टॉप IIM से पढ़े हुए लोग हैं, जो कि इंडस्ट्री अच्छा एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि जहाँ पे इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं जो खुद पढ़ा रहे हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो है प्रोफेसर्स हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट और प्रोफेसर में दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि उन्हें पता है कि इंडस्ट्री में किस तरीके से काम होता है और क्या डिमांड है, क्या सब किस तरीके से आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए इन कॉलेजों की अगर मैं बात करूँ तो ये इस कॉलेज से काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट होता है। चलिए, ये तो बात थी टॉप MBA कॉलेज की, किस तरीके से हमें तैयारी करनी चाहिए, क्या हमारा टाइम टेबल होना चाहिए और 3 से 4 मंथ्स में हम इन एग्ज़ामों की कैसे तैयारी कर सकते हैं और अच्छी परसेंटाइल हम कैसे ला सकते हैं। लेकिन मान लीजिए जिन बच्चों का टारगेट सिर्फ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, कम फीस में पढ़ना चाहते हैं ना, प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा है। अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूँ चलिए, सबसे पहले अगर मैं AMU MBA की बात करूं, ये भी आपका टॉप मोस्ट MBA कॉलेज में आता है इंडिया में। ये एक टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि अलीगढ़ में है, काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी एजुकेशन है और काफ़ी सस्ती यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ऐसे बच्चे जो कि फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं टॉप MBA कॉलेज की, जो टॉप रिस्पेक्टेबल कॉलेज है, उनके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो AMU MBA में आसानी से, जैसे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ठीक है, जो बिहार या पूर्वी UP से आते हैं, उनका जो टारगेट है कि एक अच्छा एजुकेशन मिल जाए और अच्छा एक प्लेसमेंट मिल जाए, तो उनको मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप AMU MBA की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप मैट की तैयारी करते हैं तो AMU MBA आपका ईजिली निकल सकता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ कैंपस की, मेन कैंपस में 60 सीटें हैं। बाकी इनके जो है सेंटर्स हैं, जैसे मल्लापुरम है, मुर्शिदाबाद है, वहाँ पे भी 60 सीटें होती हैं। तो आप इजीली तो टोटल अगर मैं बात करूँ तो टोटल 240 सीटें हैं, काफ़ी अच्छी खासी सीटें हैं यहाँ पे, आप आसानी से यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, इनका अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूँ तो सिलेबस इतना ज़्यादा हाई नहीं है, एवरेज सिलेबस है। अगर आप मैट की तैयारी करते हो आसानी से यहाँ पर आपका एडमिशन हो सकता है। अब
ऐसे स्टूडेंट जो कि दिल्ली का एक्सपोजर लेना चाहते हैं या इंडस्ट्री का अच्छा एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं जामिया रिकमेंड कर सकता हूँ, GMI रिकमेंड कर सकता हूँ, MBA GMI, ये भी काफ़ी अच्छा MBA कॉलेज है जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जामिया, ठीक है। ये भी काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट देते हैं। अगर मैं इनकी प्लेसमेंट की बात करूं तो 4 to 5 लाख का पैकेज आसानी से यहाँ मिल जाता है अगर आप इंडिया कंपनी में प्लेसमेंट। लेकिन AMU MBA की खास बात क्या है कि यहाँ पे मिडिल ईस्ट कंपनी आती हैं जो कि अच्छा पैकेज दें। अगर मैं बात करूँ मिडिल ईस्ट, अगर आपको 12 लाख का मिलता है और इंडिया में आपको 4 to 5 लाख का मिलता है, लगभग इक्विवेलेंट बराबर होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इंडिया में ही जॉब करें। अब इंडिया में जॉब क्यों करें? क्योंकि अगर आप 4-5 लाख भी आसानी से मिल रहा है आपको ऐसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के, तो वो वेल एंड गुड है। क्योंकि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है 2 से या 3 लाख रुपए में आपका MBA हो जाता है। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करूँ 4 to 5 लाख का पैकेज मिल जाता है, जो कि एक वेल एंड गुड है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी एग्जाम हैं जैसे स्नैप, नीमैट, जेट, ये थोड़े से मैट से थोड़े ऊपर होते हैं, थोड़े से हाई लेवल के होते हैं। अगर आप कैट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे मैट की बात करना चाहूँगा। मैट को टारगेट करके आप कौन कौन से एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो आप चाहे तो जामिया BHU की भी बात कर सकते हैं। BHU की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ का भी टॉप MBA कॉलेज है, लेकिन यहाँ पे भी एवरेज प्लेसमेंट आपका 4 to 6 लाख है, ठीक है। तो अगर ये जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं 4 to 6 लाख है, और कहीं कहीं तो किसी यूनिवर्सिटी में 3 to 5 लाख में ही जो है स्टूडेंट प्लेस हो जाता है। और एजुकेशन की बात करूं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एजुकेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ पे फैकल्टी काफ़ी अच्छे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फैकल्टी हैं वो गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटमेंट किए जाते हैं, तो इसीलिए उनका एक्सपोजर अच्छा होता है, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस अच्छा होता है। लेकिन अगर मैं टॉप MBA कॉलेज की बात करूं जो मैट के द्वारा हैं, वहाँ पे जो है इंडस्ट्री एक्सपर्ट होते हैं जो कि टीचिंग करते हैं, और प्लस उनका कोलैबोरेशन होता है कंपनियों से, तो ईजिली बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है, प्लस एक्सपोजर मिलता है। इस यूनिवर्सिटी में एक्सपोजर की अगर मैं बात करूँ, एक्सपोजर तो मिलता है, लेकिन अगर टॉप MBA कॉलेज की अगर आप बात करोगे मैट के, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ISBM पुणे है, ये काफ़ी अच्छा MBA कॉलेज है जो कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई कैसे करते हैं? अगर मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करूँ, जो एग्ज़ाम का फॉर्म आता है मार्च के बाद जो है आ जाता है। एग्ज़ाम जो है आपका जो है अप्रैल से जून के बीच में होता है, और ज़्यादातर फॉर्म आपके फरवरी या मार्च में आते हैं। अब मैट की अगर मैं बात करूँ तो साल 1 ईयर में 5 टाइम्स इसका एग्ज़ाम होता है। तो मान लीजिए अगर आपने अगस्त का अटैम्प्ट दिया, आपका स्कोर अच्छा नहीं आया, तो आप नेक्स्ट अटैम्प्ट दे सकते हो। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, अगर नेक्स्ट अटैम्प्ट में भी नहीं आया तो थर्ड अटैम्प्ट में भी दे सकते हो। तो 1 ईयर में 5 टाइम्स मैट के एग्ज़ाम होते हैं। अगर मैं इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करूं तो साल में सिर्फ एक बार ही एग्ज़ाम होते हैं, तो इम्प्रूवमेंट स्कोर करने का ऐसा कोई चांस नहीं है। अगर मैं मैट की बात करूं तो मैट में आप अपने स्कोर को कई बार इम्प्रूव कर सकते हैं। जो भी मैट का अच्छा स्कोर है वो स्कोर आप उस स्कूल्स में अप्लाई कर सकते हैं। जो भी स्कूल में आप अप्लाई करो तो ये ज़रूर देख लें कि किस परसेंटाइल में आपको अप्लाई करना है। कि मान लीजिए आपकी 80 परसेंटाइल आ गया, आपने ISBM में अप्लाई करते तो हो सकता है आपको इंटरव्यू के लिए कॉल ना आए। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको पैटर्न बताया, अगर उस पैटर्न पर अगर आप चलते हैं तो ईजिली आप उसको प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर सकते हो और आप अच्छे कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हो। देखिए ये तो MBA की बात की, लेकिन अब तैयारी हम कैसे करें उसकी बात करते हैं। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। चलिए अब अगर मैं AMU MBA की बात करूं तो 3 मंथ्स आपका सफिशिएंट होता है इस एग्ज़ाम में। अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो पैटर्न जो है काफ़ी इजी होता है। इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं मॉडरेट होते हैं, इजी टू मॉडरेट होते हैं, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। मैथ्स के लिए आप RS अग्रवाल को फॉलो कर सकते हो, और रीजनिंग के लिए आप अरिहंत को फॉलो कर सकते हो, और इंग्लिश के लिए भी आप RS अग्रवाल को फॉलो कर सकते हो। और GS तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, GS इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं करता है, काफ़ी इजी सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं, जैसे बैंकर अड्डा है, या जागरण जोश है, तो आप यहाँ से GS की तैयारी कर सकते हैं। डेली आप देख सकते हैं, और आपको करंट अफेयर कौन सा देखना है जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो या इन्वायरमेंटल से रिलेटेड, जो आपके
मेनली जो सिलेबस जो कवर होता है वो इकोनॉमिक और एनवायरनमेंट सिलेबस से कवर होता है। और अगर फंडामेंटल की मैं बात करूं तो 9th-10th के आप इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, उस वहाँ पे आप फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अपनी। थोड़ा बहुत अगर 11th में अगर आप जाना चाहें इकोनॉमिक्स तो जीडीपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, मैनी इन मोर थिंग जो टर्मिनोलॉजी है वो आप पढ़ सकते हैं, ईजिली आपको अवेलेबल हो सकता है। तो आई होप ये चीज़ मैंने जो आपको समझाया आपको समझ में आया होगा। अगर मैं बात करूँ 3 मंथ्स की बात करूँ तो अगर सबसे पहले आप इंग्लिश में थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है और मैथ्स में मेहनत करके अगर आप डेली 3 to 4 आवर पढ़ते हैं वो सफिशिएंट होगा इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए। आपको ईजिली अच्छा स्कोर करके जो है आप इस यूनिवर्सिटी में आसान से एडमिशन ले सकते। अगर मैं एमयू एमबीए की बात करूं तो यहाँ पे एक इंटरनल कोटा होता है, जो बच्चे यहाँ से बीएससी या बीकॉम या बीए कर रखा उनके लिए 50% जो है सीट अलॉटमेंट होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जो बच्चे एक्सटर्नल हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करें तो उनका एमबीए में आसानी से हो सकता है। यही जामिया की बात है, वहाँ पे भी इंटरनल लगता है कि वहाँ से जिन्होंने स्टूडेंट ने बीए बीएससी बीकॉम या बीटेक किया हुआ है उनके लिए 50% सीट रिजर्व रहती है, लेकिन सिलेबस सेम रहता है, ठीक है। मान लीजिए 60% पे कट ऑफ जाता है एक्सटर्नल वालों का, तो 55 या 50 में इंटरनल वालों का कट ऑफ चला जाता है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको ये भी बताया कि आप किस तरीके से इसको तैयारी कर सकते हैं और क्या पैटर्न है, क्या फॉलो आपको करना है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो आप लोग ऐसे बने रहिए और लास्ट में हम बताते हैं कि किस तरीके से, जैसा अगर आप मुझसे पढ़ेंगे या ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं या ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी कोचिंग में आके विजिट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ओपन है अभी, तो अभी आप इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। जैसा मैं मैथ्स फैकल्टी हूँ और डेटा एनालिसिस भी मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, और डीआई भी मैं पढ़ाता हूँ। एक छोटा सा डेमो ले लेते हैं कि किस तरीके से आप एग्ज़ाम में अप्रोच कर सकते हैं अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिर्फ छोटा सा एक डेमो है, ये आप देख सकते हैं। सवाल है व्हेन अ प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 20%. When a price of an article is increased by 20%, if price of article is 200, then final price of an article। अब अगर आप देखिए इस सवाल की अगर बात करेंगे, ये सवाल कई बार पूछा भी गया है। सिर्फ मैंने ये सवाल बनाया है सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कि किस तरीके से आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे। देखिए अगर आप बात करेंगे परसेंटेज से अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट से तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। देखिए परसेंटेज में एक कॉन्सेप्ट होता है, कोई भी नंबर अपने में क्या होता है 100%, ठीक है। अगर कोई भी नंबर अपने में 100% है, अब देखिए इस आर्टिकल की जो प्राइस है वो आपको दे रखा है 200 रुपीज़। अगर उस आर्टिकल में 20% बढ़ा दिया जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे विद इन 3 to 5 सेकंड के अंदर। ध्यान से देखेंगे। देखिए अगर मैं परसेंटेज की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो कोई भी नंबर अपने में क्या होता है 100%। अब ये 100% बराबर है किसके, 200 के बराबर है। अब यहाँ पे देखिए कितना परसेंट बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है। तो ये 100% है, इस पर अगर 20% बढ़ेगा तो कितनी हो जाएगी वैल्यू, 120%। 100% की वैल्यू क्या है 200, तो 120% की वैल्यू क्या हो जाएगी 120, 100 इंटू 120। यहाँ पे आप 0 से 0 काट दिए तो कितनी आ गई इसकी वैल्यू 240। काफ़ी आसान था, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आऊँगी। बहुत ही आसान मेथड है। अगर आप किसी भी सवाल को कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हो और जो भी कॉन्सेप्ट बुक में लिखा गया है या फिर कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा है कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखा आपने 100% किसके इक्वल है 200 के, तो 120% किसके इक्वल होगा 240 के, क्योंकि 20% प्राइस में इंक्रीज हो चुका है और जो उसका प्राइस था इनिशियल प्राइस था वो 200 था। तो पूछ रहा है कि फाइनल प्राइस उस आर्टिकल का क्या होगा, आप आसानी से लगा सकते हैं।
अगर आप फिर परसेंटेज लगा रहे हो 200, आप इस तरीके से कर रहे हो कि भाई 200 का 20% इंटू 100 इंटू 200, आपको टाइम लग रहा है। ठीक है, ये तो मैंने आपको डिजिट जो है 100 में दी है, इसलिए आप आसानी से सॉल्व करते हैं। मान लीजिए डिजिट आपको इस तरीके से दे दिया जाए 1564, तो क्या करेंगे? तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी नंबर अपने में 100% होता है, अगर उस आर्टिकल में अगर परसेंटेज इंक्रीज हो जाए, A% डिक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, तो आपको क्या करना है? उतने ही परसेंट से इंक्रीज कर देना है या उतने ही परसेंट से डिक्रीज कर देना है, तो उस नंबर के वो इक्वल होगा। 100% की वैल्यू 200 है, तो 120% की वैल्यू क्या होगी? 200 को आप 100 से डिवाइड कर दीजिए और 120 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप कितना आ गया? 240। तो आई होप ये शॉर्टकट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से आप बने रहिए और जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं बहुत ही मेहनत से तैयारी करिए और अच्छा स्कोर करिए और अपने पेरेंट्स को जो है नाम रोशन करिए। थैंक यू सो मच।